गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, ये टॉप 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं जो आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में बार-बार पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस के लेवल का सॉल्यूशन करवाता हूं, आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर सेट को उठा लीजिए, सारे पेपर सेट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर पेपर को मैं देख करके ही सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आप एक बार टॉप 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए और किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देख लीजिए, सारे प्रीवियस ईयर में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस का लेवल देखने के मिलेंगे। और डियर स्टूडेंट, आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2023 में ऐसे ही क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं कीजिएगा। मैं बिल्कुल शानदार तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ कराने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आपको बताऊंगा, जिससे आपको प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, यदि x माइनस वाई बराबर 0 और 2x माइनस वाई बराबर 2 है तो x और y का मान क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे आपका एक लेवल बन जाए। उसके बाद से धीरे धीरे हम लेवल को उठाते जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप बिल्कुल शानदार तरीके से समझते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको x और y का मान बताना है। दो समीकरण दे रखा है, एक आपको दे रखा है x माइनस वाई बराबर 0 और दूसरा जो समीकरण दे रखा है वो आपको दे रखा है 2x माइनस का y बराबर 2 के रूप में। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहला आपको दे रखा है x माइनस का y बराबर 0 और जो दूसरा समीकरण दे रखा है 2x माइनस का y बराबर 2। तो आपको x और y की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप मान लो समीकरण 1 और इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। तो करते क्या है, समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 माइनस का 1 से, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। तो समीकरण 2 आपका है 2x माइनस y बराबर 2 और समीकरण 1 आपका है x माइनस का y बराबर 0। तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव होगा तो कैंसिल हो जाएगा। 2x में से x घटाओगे तो यहाँ x मिलेगा, 2 में से 0 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी कि x की वैल्यू आपने निकाल लिया, तो x की वैल्यू आपने निकाल लिया डियर स्टूडेंट 2। अब x का मान आप समीकरण 1 या 2 में रख करके y का भी मान निकाल सकते हैं। तो x का मान 2 हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान 2 रख दिया, माइनस का y बराबर है 0। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि x की भी वैल्यू 2 होगी और y की भी वैल्यू 2 होगी। इस तरीके से x और y का मान 2, 2 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में 60% क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट के तरीके से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट, बोला है कि एक द्विघाती बहुपदी जिसके शून्य का आपका 3 और माइनस का 5 है, तो वह समीकरण कौन सा होगा, ये आपको बताना है। यानी कि आपको मूल दे रखा है, एक आपका मूल 3 दे रखा है और दूसरा मूल आपको माइनस का 5 दे रखा है। तो समीकरण ज्ञात करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था, यदि आपको मूल पता हो और द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो तो वहां पर आपको फार्मूला लगाना होता है एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग, माइनस का मूलों का योग
इनटू का आपका होता है x प्लस का आपका होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर आपका होता है 0। यह फार्मूला कब अप्लाई होता है? जब आपको दोनों मूल पता हो तो x स्क्वायर माइनस का मूलों का योग इंटू x प्लस का मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। तो यहाँ से आपका x स्क्वायर माइनस मूल आपको दे रखा है 3 और माइनस का 5 के रूप में, तो 3 माइनस का 5 इंटू का x हो जाएगा प्लस का मूलों का गुणनफल यानी 3 गुणे माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस का -5 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 2 मिलेगा इंटू का x, ये आपका माइनस का 15 हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे x स्क्वायर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस का 15 बराबर 0। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला किसी भी चैप्टर का पता हो तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम आपको 5 से 10 सेकंड लगने वाला है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डियर स्टूडेंट, यदि द्विघाती समीकरण kx ब्रैकेट में x - 2 प्लस का 6 बराबर 0 के दो मूल समान है तो k का मान आपको बताना है। तो मूल समान होने का कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट किसी भी द्विघात समीकरण के यदि दोनों मूल समान हो तो वहां पर जो आपका कंडीशन अप्लाई होता है वो आपका होता है b स्क्वायर बराबर 4ac। यह कंडीशन तब अप्लाई होता है जब किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान हो। तो यहाँ पर आपको जो समीकरण दे रखा है वो आपको दे रखा है kx ब्रैकेट में x माइनस का 2 और दे रखा है आपको प्लस का 6 बराबर 0। तो सबसे पहले इसको हल करके आप a b c की वैल्यू निकाल लो। तो kx का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा kx स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0। अब यह आपका समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब इस समीकरण को डियर स्टूडेंट द्विघात समीकरण के मूल समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से आप तुलना कर देंगे। इस समीकरण को इसको मान लो एक, तो समीकरण एक को द्विघात समीकरण के मूल समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 1, b की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का 2k और c की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6। अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख दो तो b की वैल्यू है माइनस का 2k, तो माइनस का 2k का होल स्क्वायर बराबर 4, a की वैल्यू आपका है 1 और c की वैल्यू आपका है 6। तो माइनस 2k का स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा आपको 4k स्क्वायर बराबर 24, 4 से काट दो तो 4 चौका आपका कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर आपका एक चीज देखिएगा, यहाँ पर आपका b की वैल्यू 2k है और a की वैल्यू आपका k है। यहाँ पर आप कंपेयर कराइएगा x स्क्वायर के गुणांक पे तो a की वैल्यू आपको k मिलेगी, यानी कि a की वैल्यू आपको k मिलेगी तो यहाँ पर आप k कर लीजिए तो a आपका हो जाएगा 24k। ठीक है, अब यहाँ पर 1k से 1k भी कैंसिल हो जाएगा और 4 6 24 भी हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपको 6 मिल जाएगा। इस तरीके से k का जो मान होगा वो आपका 6 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैंने किया क्या, एक के से दूसरे के को काटा, 4 से 24 को काटा तो 6, तो k की वैल्यू यहाँ से आपको 6 मिल गई। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान हो तो वहां पर कंडीशन होता है b स्क्वायर बराबर 4ac। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डियर स्टूडेंट, यदि x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 6 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है
और a प्लस बी बराबर 7 है, तो a और b के मान क्या होंगे ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका भी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। बोला है x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 6 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है। तो जो आपका एक गुणनखंड दे रखा है x प्लस 3, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस का 3। अब x की वैल्यू जो आपका माइनस का 3 है वह दिए गए समीकरण में रखेंगे तो आपको a और b में संबंध मिलेगा। तो इस तरीके से a और b में संबंध पहला समीकरण हो जाएगा, और दूसरा समीकरण a प्लस b बराबर 7 आपको दे रखा है। तो दोनों समीकरण के माध्यम से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 को भी। आपको समीकरण दे रखा है x क्यूब प्लस का ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस का 6 बराबर 0। इसका एक गुणनखंड आपको दे रखा है x प्लस 3, और एक समीकरण आपको दे रखा है a प्लस का b बराबर 7 के रूप में। तो x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 6 बराबर 0 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो माइनस का 3। तो x बराबर माइनस 3 इस समीकरण में रख देते हैं, क्योंकि इस समीकरण का एक गुणनखंड x प्लस 3 है। तो यहाँ पर x बराबर माइनस 3 रखेंगे, तो माइनस 3 का होल क्यूब प्लस का a गुणे माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का b गुणे माइनस का 3 प्लस का 6 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिएगा माइनस 3 का होल क्यूब करेंगे तो माइनस का 27, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 9a, और a माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3b, और प्लस का 6 बराबर आपका हो जाएगा 0। यहाँ से देखिएगा आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 9a प्लस का 3b माइनस 27 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 21 बराबर आपका हो जाएगा 0। इसको हम लिख सकते हैं 9a प्लस का 3b बराबर 21 के रूप में। इसको हम मान लो समीकरण नंबर 1। अब इसको हम डियर स्टूडेंट मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करके a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए करते क्या है, समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, समीकरण 2 गुणे 3 से, यानी कि समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर लेते हैं। तो आपको मिलेगा 3a प्लस का 3b बराबर 21 के रूप में, और समीकरण 1 आपका क्या है 9a प्लस का 3b बराबर 21 के रूप में। तो करते क्या है, इसको आप मान लो डियर स्टूडेंट समीकरण नंबर 3, और a आपका समीकरण 1a है। तो समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा दो, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा दो तो a माइनस a माइनस a माइनस। तो यहाँ से माइनस 9a में से 3a घटेगा तो माइनस का 6a बचेगा, a आपका कैंसिल होगा, बराबर आपको मिल जाएगा 0। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप a की वैल्यू निकालोगे तो 0 मिल जाएगा। a की वैल्यू आपने निकाल ली है 0। अब a का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके आप b का भी मान निकाल सकते हैं। तो a का मान 0 समीकरण 2 में रखो, तो a का मान समीकरण 2 में रखोगे 0, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7। इस तरीके से जो a का मान होगा वो आपका 0 होगा, और जो b का मान होगा वो आपका 7 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बस आपको कॉन्सेप्ट से सिंपल तरीके से सॉल्व कर देना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। यदि एक बार प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को या प्रत्येक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो किसी भी चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए छूटेगा नहीं, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है k का वह मान जिसके लिए समीकरण 2x माइनस का 3y बराबर 8 और kx प्लस का 5y बराबर 7 के निकाय का अद्वितीय हल होगा, ये आपको बताना है। मैंने सारे द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को
एक ही साथ इसलिए लिया है जिससे आपको पता चल सके कि एक पेपर सेट में कितने द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार 3 से 4 क्वेश्चन आपके द्विघात समीकरण से पूछे गए हैं। इसलिए मैंने द्विघात समीकरण के टोटल क्वेश्चन को एक साथ रख करके सॉल्व करवाया, जिससे आपको पता चल सके कि एक पेपर सेट में द्विघात समीकरण या त्रिकोणमिति से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो त्रिकोणमिति से मैक्सिमम आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो आपका द्विघात समीकरण है इससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा जाता है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से आपको बताना है कि k का वह मान जिसके लिए 2x 3y बराबर 1 और kx प्लस का 5y बराबर 7 के निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो आपको k का मान बताना है। तो अद्वितीय हल होने का कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी दो समीकरणों के अद्वितीय हल होने का जो कंडीशन है वो आपका होता है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। दे रखा है 2x माइनस का 3y बराबर आपको दे रखा है 1, और जो दूसरा समीकरण आपको दे रखा है kx प्लस का 5y, kx प्लस का 5y बराबर आपको दे रखा है 7। तो सबसे पहले अद्वितीय हल होने का जो कंडीशन होता है वो आपका a1 बट्टे a2 बराबर आपका होता है b1 बट्टे b2 बराबर आपका होता है c1 बट्टे का c2। अब a1 b1 a2 b2 और c1 c2 का मान कैसे निकालेंगे? तो इस समीकरण को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कंपेयर कराएंगे, और जो आपका दूसरा समीकरण है इसको हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम क्या लिख लेते हैं, इसको हम मान लो समीकरण 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x 2x माइनस 3y माइनस का 1 बराबर 0 के रूप में। उसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं kx प्लस 5y माइनस का 7 बराबर 0 के रूप में। इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। तो समीकरण 1 को a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 से कंपेयर करा लो, और समीकरण 2 को a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से आप कंपेयर करा लो। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट a1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, a1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, b1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 3, और c1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, c1 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1। उसी प्रकार से समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर कराओगे तो a2 की वैल्यू मिल जाएगी k, b2 की वैल्यू मिल जाएगी 5 और c2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 7। अब सारी वैल्यू रख दो, तो a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है k बराबर b1 की वैल्यू आपका है माइनस का 3 और b2 की वैल्यू आपका है 5 और c1 की जो वैल्यू है वो आपका है माइनस का 1 और जो c2 की वैल्यू है वो आपका माइनस का 7। a माइनस से a माइनस कैंसिल हो गया। इन दोनों को आपस में लेकर के हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 10 बराबर माइनस का 3k। तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकालोगे तो मिल जाएगा आपका माइनस का 10 बट्टे 3 के रूप में। इस तरीके से जो k का मान होगा वो आपका माइनस का 10 बट्टे 3 होगा। तो चारों ऑप्शंस में देखिए क्या k का मान माइनस का 10 बट्टे 3 दिया है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में k का मान माइनस का 10 बट्टे 3 है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। यदि डियर स्टूडेंट माइनस का 10 बट्टे 3 ऑप्शन में नहीं रहता तो क्या करते, नहीं रहता तो डियर स्टूडेंट इन दोनों को लेकर के आपस में सॉल्व करते और k का मान निकालते। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टफ नहीं पूछा जाता है। यदि आप पढ़े नहीं रहेंगे तो टफ लगेगा, यदि आप पढ़कर जाएंगे तो डियर स्टूडेंट कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे सॉल्व ना हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और डियर स्टूडेंट आपके पास जो बचे हुए टाइम है वो बहुत कम है, तो इन कम समय को आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज जरूर कीजिएगा।
मैक्सिमम प्रयास कीजिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जिससे आपका प्रैक्टिस लेवल एक अच्छे लेवल पर पहुंच सके और आप किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम कम से कम समय के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाए। क्योंकि आपको भी पता है माइनस मार्किंग होता है, तो ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और गलत क्वेश्चन करने से बिल्कुल बचिएगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को भी बोला है यदि साइन a माइनस बी बराबर 1 है और cos a प्लस बी बराबर 1/2 है, तो आपको a और b न्यून कोण है, तो a और b के मान क्या होगा, a आपको बताना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बोला है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो साइन a माइनस का b बराबर आपको दे रखा है 1/2 और आपको दे रखा है cos a प्लस b बराबर 1/2। cos a प्लस b बराबर आपको दे रखा है 1/2। बोला है कि कोण a और b दोनों न्यून कोण है, तो आपको a और b का मान क्या होगा, a आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखना, साइन a माइनस का b, साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन में डियर स्टूडेंट साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी 1/2 की जगह पर साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन से साइन यहाँ पर कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से आपको मिलेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा बात आती है इसका, तो a आपका है cos a प्लस बी। काश में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो काश में cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी कि 1/2 का जो है cos 60 रख सकते हैं। cos से cos कैंसिल, तो यहाँ से आप a प्लस b की वैल्यू निकालोगे तो 60 डिग्री मिल जाएगा। इसको आप मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करके आप a व b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करते क्या है, समीकरण 1 व 2 को आपस में जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 आपका है a प्लस बी बराबर 30 डिग्री, सॉरी a माइनस बी बराबर आपका है 30 डिग्री, और समीकरण 2 आपका है a प्लस का b बराबर 60 डिग्री। इसको आप जोड़ दीजिए तो a कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2a बराबर 90 डिग्री, 2 से काट लो तो 45 डिग्री हो जाएगा, यानी a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। a की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपका 45 डिग्री मिल जाएगा। अब a का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके आप b का मान निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है और a का मान 45 डिग्री है, तो a का मान यदि यहाँ पर 45 डिग्री रखोगे समीकरण 2 में, तो b की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 15 डिग्री मिल जाएगी। कब, जब a का मान 45 डिग्री समीकरण 2 में रखोगे तो b का मान यहाँ से आपको 15 डिग्री मिल जाएगा। इस तरीके से 45 डिग्री और 15 डिग्री a और b के मान होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा था कि sin a माइनस बी बराबर 1/2 दे रखा है और cos a प्लस b बराबर 1/2 दे रखा है। बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, दे रखा है यदि tan थीटा बराबर 5/4 है, तो आपको 3 sin थीटा प्लस का 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट 5/4 के रूप में। आपको बताना है 3 sin थीटा प्लस का 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस का 4 cos थीटा, अब पूरे का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो करते क्या है, हम इसको tan के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो ऊपर में भी हम cos थीटा से भाग देते हैं और नीचे में भी हम cos थीटा से भाग देते हैं।
तो ऊपर में जब आप cos थीटा से भाग दोगे तो क्या मिल जाएगा 3 sin थीटा बटे का cos थीटा और प्लस का यहाँ पर cos थीटा से भाग दोगे तो 4 मिलेगा बटेगा यहाँ पर 3 sin थीटा आपका है ही बटे का आपका हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा और माइनस का 4 हो जाएगा और पूरे का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। मैंने अंश और हर में cos थीटा से भाग दे दिया। अब देखिएगा ऊपर आपका है 3 sin थीटा बटे cos थीटा आपका हो जाएगा tan थीटा और प्लस का 4 नीचे में आपका है 3 sin थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा आपका tan थीटा और माइनस का 4 और पूरे का आप कर दो होल स्क्वायर। अब आपको tan थीटा का मान पता है तो tan थीटा का मान रख दो तो 3 हो जाएगा। tan थीटा का मान आपका 5 बट्टे का 4 है तो यहाँ पर आप रख दो 5 बट्टे का 4 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 3 है। tan थीटा का मान आपका 5 बट्टे 4 है तो 5 बट्टे 4 रख दो अब माइनस का 4 अब पूरे का होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर देखिएगा सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो कितना आएगा 4 चौक 16 और 15 16 और 15 आपका हो जाएगा 31 बट्टे का 4 और नीचे में आपका 4 चौक 16 या 5 या 15 यानी कि माइनस का 16 में से आप 15 घटाओगे तो माइनस का 1 बट्टे आपका 4 मिल जाएगा। तो 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा। ये पूरे का होल स्क्वायर है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको मिल जाएगा माइनस का 31 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस होगा यानी आपका 31 का स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 7 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यानी कि 31 का स्क्वायर आपका सही आंसर होगा। मैंने डिटेल में इसलिए बताया जिसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहीं से आपको tan थीटा करके बता देता। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 40 मानों के एक समुच्चय का समांतर माध्य आपका 65 है और 40 मानों को 5 से बढ़ा दिया जाए तो मानों के नए समुच्चय का माध्य क्या है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिएगा बोला है कि 40 मानों के एक समुच्चय का समांतर माध्य 65 है। 40 माध्यों के एक समुच्चय का समांतर माध्य जो दे रखा है वो आपका है दे रखा है 65। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि 40 मानों को 5 से बढ़ा दिया जाए। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि 40 बच्चे हैं जिनके पास माध्य के रूप में 65 रुपया है। ध्यान से समझिएगा 40 बच्चे हैं जिनमें प्रत्येक के पास औसतन 65 रुपया है। यदि प्रत्येक को 5 रुपया और दे दिया जाए तो नया औसतन माध्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहले तो प्रत्येक के पास 65 रुपया था, 5 रुपया और दे दिया गया तो डायरेक्ट इसी में 5 आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 70। यानी कि प्रत्येक को यदि मैं 5 से बढ़ा देता हूँ तो जो आपका नया समुच्चय का माध्य होगा वो आपका 70 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यही देखना था कि 40 का आपका 65 दे रखा है, बोला है प्रत्येक में 5 और बढ़ा दिया जाए तो पहले तो 65 था ही, इसमें 5 और बढ़ा दो तो 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप ध्यान से समझिएगा, ये आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड का ये क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9 को। और दे रखा है आपको tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, लास्ट में दे रखा है आपको tan 89 डिग्री। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सबके त्रिकोणमिति फलन समान हो, जैसे tan यहाँ पर tan यहाँ पर tan यहाँ पर फिर tan यहाँ पर भी रहा होगा फिर डॉट 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 tan यहाँ पर भी होगा,
तो यहाँ पर कभी भी टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, डॉट 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 1089 डिग्री पूछ ले, तो इसका हमेशा जो आंसर आता है वो आपका एक आता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर हमेशा आपका एक आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ भी बता देता हूँ कि कैसे आपका एक ही होता है। तो देखिएगा, टेन 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस का 89 के रूप में। उसके बाद से टेन 2 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 90 माइनस का 88 के रूप में। फिर ए आपका टेन 3 है तो टेन 3 डिग्री लिख दिया, डॉट डॉट डॉट। जो आपका टेन 89 है तो टेन 89 के पहले क्या होगा, टेन 89 के पहले आपका टेन 88 रहा होगा, इनटू का आपका टेन 89 रहने दो। अब देखिएगा, टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका काट थीटा के बराबर होता है, इनटू का यहाँ पर भी टेन 90 माइनस थीटा है तो ये भी आपका काट थीटा के रूप में हो जाएगा, इनटू का आपका ये आपका टेन 3 डिग्री रखो, डॉट 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 ये आपका टेन 88 डिग्री इनटू का टेन 89 डिग्री। अब देखिएगा, सेम टू सेम इसी प्रोसीजर से इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि टेन 90 माइनस 87 इसको भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा, टेक काट 89 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन 89 डिग्री। उसी प्रकार से काट 88 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन 88 डिग्री। उसी प्रकार से इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये भी आपका 1 अपॉन टेन 87 डिग्री के रूप में आता, डॉट 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 ये आपका टेन 88 डिग्री इनटू का टेन 89 डिग्री। तो देखिएगा, ऐसे ही आपस में सारी वैल्यू कट जाएंगी, जैसे टेन 89 से टेन 89, टेन 88 से टेन 88, उसके पहले आपका 1087 रहा होगा तो 1087 से 1087 भी कट जाएगा। लेकिन आपका बीच में 1045 आएगा, आपका बीच में 1045 आएगा जो कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरीके से 1045 का भी मान एक होता है और एक एक का गुणा कराओगे तो फाइनली एक ही आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो आपका एक ही आता है। तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक आंसर टिक करके चले आइए। बस ध्यान में रखिएगा, सबके त्रिकोणमितीय फलन समान हो। तो टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, टेन 4 डिग्री, डॉट 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 टेन 89 डिग्री कुछ है, वो आपका डियर स्टूडेंट एक ही आता है। लेकिन काश के पदों में काश 45 डिग्री का मान कितना होता है, काश 45 डिग्री का मान 1/कड़ी में 2 होता है तो उसका 1/कड़ी में 2 आ जाता। उसी प्रकार से sin 45 डिग्री का मान जो होता है वो आपका 1/कड़ी में 2 होता है तो 1/कड़ी में 2 आता है। यानी कि आपका जो जैसे 10 के पदों में दिया है तो tan 45 डिग्री का मान 1 आता है तो 1 हो जाएगा। यदि आपकी पूरी वैल्यू काश के पदों में होती तो काश 45 डिग्री हो जाता है, यानी 1/कड़ी में 2, और साइन के पदों में सारी वैल्यू होती तो साइन 45 डिग्री का मान 1/कड़ी में 2 हो जाता। तो यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से समझिएगा। बोला यदि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर कड़ी में 2 cos थीटा है तो cos थीटा माइनस sin थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है cos थीटा प्लस का sin थीटा बराबर आपको दे रखा है कड़ी में 2 cos थीटा के रूप में। तो आपको बताना है कि cos थीटा माइनस sin थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम दोनों पक्षों का डियर स्टूडेंट वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग मैंने कर दिया। तो यहाँ पर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sin थीटा इनटू का cos थीटा। मैंने किया a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल दिया। अब यहाँ पर कौड़ी में 2 cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस का 2 sin थीटा इनटू cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा।
क्योंकि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है। बराबर आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर आपका sin 2 थीटा बराबर एक को आप राइट साइड ले जाइए तो हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 के रूप में। तो यहाँ से आपका हो जाएगा sin 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फार्मूला है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका cos 2 थीटा का फार्मूला है। यहाँ से देखिएगा sin 2 थीटा को फिर से हम लिख सकते हैं, sin 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा इनटू का cos थीटा के रूप में बराबर cos 2 थीटा का एक फार्मूला और होता है। cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा के रूप में, क्योंकि cos 2 थीटा के तीन फार्मूले होते हैं। पहला आपका होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, दूसरा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है, और तीसरा जो आपका होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और एक चौथा भी होता है जो 10 के पदों में होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमको cos थीटा माइनस sin थीटा का मान चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा 2 sin थीटा इनटू का cos थीटा, ये आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के रूप में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में, तो इसको हम एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b के रूप में लिख सकते हैं। तो a प्लस b हो गया और एक ब्रैकेट में आपका a माइनस का b हो गया। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अब आपको cos थीटा प्लस sin थीटा का मान ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि कौड़ी में 2 cos थीटा है, यानी कि इसके जगह पर हम कौड़ी में 2 cos थीटा लिख सकते हैं, और ये आपका ऑलरेडी cos थीटा माइनस का sin थीटा है। इस लेफ्ट साइड में आपका 2 sin थीटा इनटू का cos थीटा है। तो देखना cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। अब देखिएगा इस दो को हम क्या लिख सकते हैं, इस दो को हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 2 के रूप में। तो कौड़ी में 2 से कौड़ी में 2 कैंसिल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा का मान आपको निकल आया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपको मिल जाएगी कौड़ी में 2 sin थीटा के रूप में। इस तरीके से cos थीटा माइनस sin थीटा का मान कौड़ी में 2 sin थीटा के बराबर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन जो है देखने में कितना लेंदी लग रहा था, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट से एक से दो बार अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाए मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। यदि आप दो से तीन बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम आपको 10 से 15 सेकंड लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका डियर स्टूडेंट, जिसका एक शून्य माइनस का 5 है और शून्यकों का गुणनफल 0 है तो वह द्विघात बहुपदी है, वह आपको बताना है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? जब आपको मूल पता हो तो द्विघात समीकरण क्या होता है ये तो आपको पता ही है। तो एक शून्य का आपको माइनस का 5 दे रखा है, तो एक शून्य यानी अल्फा की वैल्यू आपको माइनस का 5 दे रखा है, और शून्यकों का गुणनफल 0 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दे रखा है 0। तो अल्फा की वैल्यू आपका है माइनस का 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0 है। तो यदि आपका बीटा की वैल्यू मैं 0 लूंगा तभी आपका शून्यकों का गुणनफल 0 आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपका 0 है और अल्फा की वैल्यू माइनस का 5 दे रखा है। तो यदि आपका अल्फा की वैल्यू -5 होगा तो यदि मैं बीटा की वैल्यू 0 लूंगा तो ही अल्फा इंटू बीटा का मान 0 आएगा। तो इस तरीके से आपका बीटा का जो मान आ जाएगा वो आपका 0 होगा। अब आपको पता है यदि हमको दोनों मूल पता हो तो किसी भी त्रिघात समीकरण को ज्ञात करने के लिए करते क्या है, x स्क्वायर माइनस का मूलों का योग इनटू का x प्लस का मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। तो यहाँ से आपका x स्क्वायर माइनस मूलों का योग कर दो तो माइनस का 5 प्लस का 0, अब मूलों का गुणनफल 0 है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका राइट साइड में x भी है, प्लस का 5x बराबर 0 हो जाएगा।
इस तरीके से आपका जो सही आंसर होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, धरातल पर एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 मीटर दूरी है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है, तो टावर की ऊंचाई बताना है। तो ऊंचाई एवं दूरी से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से एक से दो बार ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर को पढ़कर जाना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है, बोला है धरातल से एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर ए मैंने टावर बना दिया और ये आपका टावर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर का जो उन्नयन कोण दे रखा है वो आपका 30 डिग्री दे रखा है। तो ये धरातल से मैं टावर का उन्नयन कोण बना दिया 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि ये जो आपका टावर है इसकी ऊंचाई क्या है। तो मैंने मान लिया कि जो आपका टावर है उसकी ऊंचाई आपका h है। तो यहाँ से आप सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आपको लंब और आधार पता है तो 10 के पदों में निकाल लो, तो 10 30 बराबर हो जाएगा लंब बट्टे का आधार। तो लंब आपका h है और आधार आपका 30 है। 10 30 का मान 1 बट्टे कड़ी में 3 बराबर आपका हो जाएगा h अपान 30। तो h की वैल्यू निकालोगे तो 30 अपान कड़ी में 3। क्या 30 अपान कड़ी में 3 क्वेश्चन आंसर में दिया है? नहीं दिया है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आप परिमेयकरण कर दो, यानी कड़ी में 3 से गुणा और कड़ी में 3 से भाग दे दो। तो ऊपर तो आपको मिल जाएगा 30 कड़ी में 3, नीचे आपका कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 3 मिलेगा, 3 नहीं हम 30 हो जाएगा। तो फाइनली जो h की वैल्यू आएगी वो आपका 10 कड़ी में 3 आएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने से मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह डाउट है कि समय हमारे पास कम है पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने में। तो डियर स्टूडेंट इस बात का नहीं सोचना है कि हमारे पास समय कम है। यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि डियर स्टूडेंट अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि अभी भी आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो बचे हुए दिनों की संख्या है टोटल 65 डेज है। तो 65 डेज बहुत होता है। यदि आप डेडिकेशन के साथ 65 डेज दे देते हैं आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो 100% गारंटी के साथ आप टॉप 100 रैंक के अंदर ला सकते हैं। और बात करें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो टोटल आपके पास 25 डेज है। तो 25 डेज बहुत मायने रखता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो लेवल होता है आईईआरटी की तुलना में कम होता है। तो यदि आप अच्छी तरीके से लास्ट के 25 डेज 8 से 10 घंटा दे देते हैं तो 100% गारंटी के साथ आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट समय आपके पास बहुत है, बस आपको समय को अच्छी तरीके से यूज करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, यदि बिंदु ए आपको दे रखा है 2,3, बी आपको दे रखा है 4, और सी आपको दे रखा है 6, -3 समरैखिक है तो के का मान क्या होगा। तो किसी भी त्रिभुज के 3 बिंदु यदि समरेखिक होते हैं तो वहां पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आपका 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ऐसे मैं लिख लेता हूँ x y माइनस का y प्लस का x y माइनस का y प्लस का x y माइनस का y। मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था? 123 231 और 312। तो यहाँ पर आप सारी वैल्यू रख दो। तो लेकिन समरेखी का कंडीशन है, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका 0 होगा। तो ए भी आपका 2 के साथ जाएगा तो ए भी पूरा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब सारी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट x1 की वैल्यू कितना दे रखा है,
x1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो y2 की वैल्यू कितना दे रखा है, y2 की वैल्यू आपको डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में दे रखा है कि माइनस का, y3 की वैल्यू आपका क्वेश्चन में दे रखा है -3, तो माइनस और फार्मूला से माइनस, ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का x2 की वैल्यू कितना दे रखा है, x2 की वैल्यू आपको दे रखा है 4, y3 की वैल्यू आपका दे रखा है -3, y1 की वैल्यू आपको दे रखा है 3 यानी -3 हो जाएगा, प्लस x3 की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 6, और जो y1 की वैल्यू आपका है 3 दे रखा है, माइनस का y2 की जो वैल्यू दे रखा है वो आपका k दे रखा है। अब इसको आप हल कर लीजिए। अब देखिएगा क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस का 6, यहाँ पर प्लस का 4 गुणे माइनस का 6, तो 4 गुणे माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 24, और यहाँ पर देखना 6 3 का आपका हो जाएगा 18 और माइनस का 6k, तो देखना 18 और 6 24, तो प्लस 24 और माइनस 24 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 2k और -4 6k, तो -4 के बराबर 0 यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इस तरीके से जो k का मान होगा वो आपका 0 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, सरल रेखा को मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़ाया है। यदि आपको किसी भी चैप्टर में थोड़ा सा भी डाउट होता है कि इस चैप्टर में हमको कंफ्यूजन है या इस चैप्टर के क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप किसी भी चैप्टर को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मैं आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, बिंदुओं 5, 6 और -1, -4 को जोड़ने वाली रेखा को y अक्ष द्वारा किस अनुपात में काटा बांटा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सॉल्व करना है। दे रखा है 5, 6 और दूसरा बिंदु आपको दे रखा है -1, के रूप में बोला है कि जोड़ने वाली रेखा y अक्ष द्वारा किस अनुपात में काटती है, ये आपको बताना है। तो y एक्सिस में क्या होता है, तो y एक्सिस पर जो होता है x बराबर 0, y एक्सिस पर निकालना है तो y एक्सिस पर x बराबर 0, तो x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर हम लिख सकते हैं mx2 प्लस का nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस का n, और राइट साइड में 0 है तो 0 रख दो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा mx2 प्लस का nx1 बराबर 0, क्योंकि m प्लस n का 0 में गुणा कराओगे 0 ही होगा। अब देखिएगा m का मान आपको पता नहीं है, m x2 का मान कितना है -4, तो माइनस का x2 का मान -1 है, तो -1 रख दिया, प्लस का n x1 का मान कितना है 5, तो 5 रख दिया, बराबर आपका हो जाएगा 0। ये जो आपका है x1 y1 का मान है, ये आपका x2 y2 का मान है, तो यहाँ से आपका m बराबर मिल जाएगा 5m, तो यहाँ से आप m और n में अनुपात निकालोगे तो 5:1 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5:1 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए और बताइए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन का लैंग्वेज केवल लेंथी है क्वेश्चन नंबर 15 में, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। बोला है वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात कुमार सोनू की आयु के व्युत्क्रम का योग आपका 1/3 है, तो सोनू की वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल ध्यान से दिल और दिमाग लगा करके आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करके आते हैं
तो आप 5 से 10,000 स्टूडेंट के आगे चले जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट को करते क्या है कि जो थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा दिया है क्वेश्चन को, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, उसी क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कीजिए। सॉल्व कब करेंगे? जब आप सॉल्व करके जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए जिससे आप बेहतर नंबर ला सकें। तो देखिएगा, बोला है आपको सोनू की वर्तमान आय। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि सोनू की जो वर्तमान आय है वो आपका x है। बोला है वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व सोनू की आय क्या होगी? वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व सोनू की आय आपका x माइनस का 3 होगी। और वर्तमान से 5 वर्ष पश्चात, तो वर्तमान से 5 वर्ष पश्चात सोनू की आय क्या होगी? x प्लस का 5। क्योंकि पूर्व बोले तो माइनस करते हैं और पश्चात बोले या बाद बोले तो प्लस करते हैं। तो वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व आपका x माइनस 3 हो गया और वर्तमान से 5 वर्ष पश्चात तो x प्लस 5 हो गया। के व्युत्क्रम का योग आपका 1/3 है। यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम यानी 1/x माइनस 3 और वर्तमान से 5 वर्ष पश्चात के व्युत्क्रम का यानी x प्लस 5 का जो योग है वो आपका 1/3 दे रखा है। तो आपको यह बताना है कि सोनू की वर्तमान आय क्या है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि सोनू की वर्तमान आय से 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात के व्युत्क्रम। तो मैंने 3 वर्ष पूर्व किया, इसका व्युत्क्रम किया और 5 वर्ष पश्चात किया, इसका व्युत्क्रम, और दोनों का जो योग है वो आपका 1/3 के बराबर है। तो सोनू की वर्तमान आय बताना है यानी x की वैल्यू बताना है। तो देखिएगा, एलसीएम आपका आएगा x माइनस का 3 और एक ब्रैकेट में आपका आएगा x प्लस का 5। यहाँ पर आपको मिल जाएगा x प्लस का 5 प्लस का x माइनस का 3 बराबर 1/3। तो यहाँ से देखिएगा x से x जोड़ोगे तो 2x, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 हो जाएगा। नीचे x माइनस 3 और x प्लस 5 का गुणा करा दो तो मिल जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5x। तो ये आपका प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 15 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 1/3। जब इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 आपको मिलेगा। अब देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मिलेगा आपको 6x माइनस का 6 बराबर यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15। तो यहाँ पर देखिएगा x स्क्वायर प्लस का 2x, जब 6x उधर जाएगा तो माइनस में होगा तो माइनस 6x में से 2x घटेगा तो माइनस का 4x और ये माइनस का 6 आपका राइट साइड जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा डियर स्टूडेंट, प्लस 5 में से माइनस 3 घटाओगे तो ये प्लस का 2 होगा, प्लस 5 में से माइनस 3 घटाओगे तो प्लस का 2 होगा। तो यहाँ पर 3 गुना प्लस का 6 होगा। तो जब प्लस 6 आपका राइट साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस 6 और माइनस 15 आपका माइनस का 21 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा 21 का आपको ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर 4 आए। तो 7 तरीके 21, 7 में से 3 घटाएंगे 4 मिलेगा। तो x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर 0। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो x माइनस का 7, यहाँ से आप प्लस का 3 कॉमन ले लो तो x माइनस का 7। तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस 7, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस 3। तो यहाँ से तो आएगा नहीं क्योंकि माइनस में आएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 7 आएगा। यानी कि जो सोनू की वर्तमान आय है वो आपका 7 वर्ष है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का। जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है डियर स्टूडेंट, ये आपका कार्य तथा समय से क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा, बोला है मोहन एक काम को पूरा करने में 20 तथा सोहन उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये आपको बताना है।
तो मोहन जो है एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और जो सोहन है उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे ये आपको बताना है। तो 20 और 30 का एलसीएम आपका 60 आएगा। 20 से आप भाग देंगे 60 में तो ये आपका मोहन का 3 आएगा और जब 30 से भाग देंगे 60 को तो सोहन का 2 आएगा। यानी कि मोहन की जो क्षमता है वो आपका 3 है और जो सोहन की क्षमता है वो आपका 2 है। तो टोटल काम आपका है 60, ये आपका टोटल काम होता है। और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं तो 3 और 2 5। तो 5 की रेट से 60 काम करने में कितना दिन लगेगा 12 दिन लगेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 12 दिन में पूरा काम हो जाएगा। यदि आपको कार्य तथा समय से किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने कार्य तथा समय को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। तो कार्य तथा समय के किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका सिंप्लीफिकेशन से। तो ध्यान से समझो, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है 432 माइनस का 45 गुणे 30, उसके बाद से दे रखा है प्लस का 7, 45 गुणे 7 प्लस का 86। इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा ये आपका है 432 माइनस का 45 गुणे 30 कर लो तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 3 पचे 15 को 5 और 3 चौक 12 और 1 13 प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कराओ 7 पचे 35, फिर उसके बाद से 7 चौक 28 और 3 कितना होगा 28 और 3 31 हो जाएगा। उसके बाद से प्लस का आपका हो जाएगा 86। तो यहाँ पर देखिएगा डियर स्टूडेंट 432 माइनस का 1350 प्लस का 7, 315 में 86 जोड़ो तो 6 5 11 को 1, 8 1 9 1 10 को 0, ये आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 432 माइनस का 1350 प्लस का 7 का मल्टीप्लाई कराओ 7 एकम 7 0, 7 चौक 28। इसको आप हल कर लीजिए तो 2807 में 432 जोड़ो तो 2807 में आप 432 जोड़ोगे तो 3200 आपका मिल जाएगा 39। अब 3239 में से आप 1350 घटा दो तो देखो 9 में से 0 जाएगा 9, 13 में से 5 जाएगा 8, फिर 11 में से 3 जाएगा आपका 8 बचेगा, फिर यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 1889 आपका आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है, यह क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को भी। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया डियर स्टूडेंट, यदि कोई निश्चित धन 3 वर्षों में 575 तथा 5 वर्षों में 625 हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है ये आपको बताना है। कोई धन जो है आपका 3 वर्षों में 575 हो रहा है और 5 वर्षों में आपका 625 हो रहा है, तो ब्याज की दर क्या है ये आपको बताना है। तो कभी भी साधारण ब्याज से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने का। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, साधारण ब्याज में जो आपका साधारण ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है, यानी कि पहले वर्ष का यदि साधारण ब्याज 10 रुपया है तो दूसरे वर्ष का भी 10 रुपया होगा, तीसरे वर्ष का भी 10 रुपया होगा, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो 3 वर्ष का 575 है और 5 वर्ष का 625 है। तो यहाँ पर 625 क्यों है? 625 इसलिए है डियर स्टूडेंट क्योंकि इसमें आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज जुड़ा हुआ है। यह 625 इसलिए है क्योंकि इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज जुड़ा हुआ है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है निकाल लेते हैं, तो 625 में से 575 घटाओगे तो आपको 50 मिल जाएगा, यानी कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो आपका 50 रुपया है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका साधारण ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है, यानी कि पहले वर्ष यदि 25 रुपया है तो दूसरे वर्ष भी 25 रुपया है।
तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 50 रुपया है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 25 रुपया होगा। अब डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिएगा 3 वर्ष का जो है पैसा वो आपका 575 रुपया है, इसमें साधारण ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो 1 वर्ष का 25 रुपया साधारण ब्याज है, तो 3 वर्ष का कितना होगा? 3 वर्ष का 75 रुपया होगा, यानी कि इसमें 75 रुपया आपका साधारण ब्याज है। तो 75 रुपया आपने साधारण ब्याज निकाल लिया, तो यहाँ से आप मूलधन निकाल सकते हो। तो मूलधन कैसे निकालते हैं? मूलधन निकालने के लिए मिश्र धन में से साधारण ब्याज घटाते हैं। तो मिश्र धन 3 वर्ष का दे रखा है 575, और आपने 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला है 75, तो 575 में से 75 घटाओगे तो 500, यानी मूलधन की वैल्यू आपने निकाल लिया 500। अब आप दर निकाल सकते हो। तो क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो साधारण ब्याज आपका 3 वर्ष का है 75, मूलधन है आपका 500, गुणे दर आपको निकालना है, समय आपका है 3 साल बटे का 100, साल करो। तो यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, देखो 5 या 15, 15 पचे कितना होता है? 75, यानी आर की वैल्यू आपका आएगा 5%। इस तरीके से जो दर होगा वो आपका 5% होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है डियर स्टूडेंट, ये भी आपका सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि लास्ट के 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और बताना है डियर स्टूडेंट इनके आंसर क्या आने वाले हैं। क्योंकि जो लास्ट के 7 आंसर में 7 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, टोटल क्वेश्चन जो मैंने पिछले 18 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है क्लास में, उन सारे क्वेश्चनों पर बेस्ड है। तो लास्ट के 7 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो लास्ट के 7 क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।